देख लेना मैं हद से गुजर जाऊंगा, देख लेना मैं हद से गुजर जाऊंगा। तू न मुझको मिला तो मैं मर जाऊंगा, तू न मुझको मिला तो मैं मर जाऊंगा। हो मुबारक शादी का जोड़ा तुझे, हो मुबारक शादी का जोड़ा तुझे। मुझसे मत पूछ अब मैं किधर जाऊंगा, मुझसे मत पूछ अब मैं किधर जाऊंगा। तो कैसे हैं आप लोग? वाइन। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के दो भाग जो होते हैं अवतल और उत्तल वो क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में और अच्छी चीज़ें, यानी उसके अंदर और जाके देखेंगे कि गोली दर्पण में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम प्रकाश का परावर्तन और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सी पी M1 M2 मुख्य अक्ष का उपयोग किया था। तो आप लोग को बता दें, आज वही बताने वाले हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल अक्ष क्या है, उसके बाद पी क्या है, सी क्या है, M1 M2 क्या है, आज वो सब बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा कि गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, यानी डिफिनेशन रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। इसमें पहला आता है हमारा, पहला आएगा, पहला वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता क्या है, जरा समझिएगा। डिफिनीशन के साथ चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन डिफिनीशन के साथ पढ़ेंगे तो नोट बनाने में आसानी रहेगी। तो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सुनिएगा। डिफिनीशन लिखते हैं, उसका आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाते हैं कि उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। बस उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। समझिएगा ध्यान से। हमने आपको दो दर्पण पढ़ाए थे, अवतल और उत्तल। ये मान लीजिए हमारा एक उत्तल दर्पण है ऐसे। तो जो उत्तल दर्पण होते हैं वो गोली दर्पण के ही भाग होते हैं, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों जो होते हैं वो एक गोली दर्पण ही होते हैं। यानी गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, यही ना। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, केंद्र मतलब सेंटर, मध्य बिंदु, इस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र यानी दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा ऐसे। ये इसे हम C से लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। या हमने बोला उस गोले के केंद्र को जिसका कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, यानी ये हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण लिख लेते हैं, अवतल दर्पण। तो ये गोले का ही भाग होता है, काटा गया भाग होता है। तो इसके जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र।
अब जरा इसका एक फैक्ट देख लीजिएगा जरा ध्यान से। वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में परावर्तक तल के सामने तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। यानी अवतल दर्पण में ये परावर्तक तल है, ये बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, ये परावर्तक तल है, तो इसके सामने ही होगा वक्रता केंद्र। और जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो इसके दूसरी तरफ रहेगा, यानी उत्तल दर्पण ऐसे ही होता है। हाँ बनाया हम फिगर, यह बना लेते हैं, ऐसा होता है। गोला नहीं बन पा रहा है, ऐसे होता है। ऐसे होता है। तो इसमें तो परावर्तक तल के तरफ है वक्रता केंद्र, इसमें किधर है, ये इधर वाला परावर्तक तल है, ये वाला परावर्तक तल है, ये वाला, इसके दूसरी तरफ है हमारा वक्रता केंद्र। तो साथ में चलिए, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले के केंद्र को बोलेंगे जिसका दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब यह अवतल दर्पण में वह परावर्तक तल के सामने, परावर्तक तल की ओर, तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। अब दूसरा जो इसका है, दूसरा उसका नाम है हमारा वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफिनेशन लिखते हैं, समझिएगा। उस गोले के त्रिज्या को, जिसका दर्पण भाग होता है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मतलब समझिएगा, हमने बोला कि उस गोले के त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। अब आप लोग जब वृत्त या गोला पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को ही क्या बोलते हैं, हम त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या, जिसे R से लिखते हैं, बहुत ईजी है। यानी उस गोले की त्रिज्या को जिसका एक दर्पण भाग है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब जरा देखिएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे। सबसे पहले दर्पण का वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र, इसे C से लिखते हैं। उसके बाद दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे हमने अवतल उत्तल में दोनों में डिनोट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर पे आता है ध्रुव, इरेज करते हैं। हाँ, तो अब देखिए जरा, तीसरा जो नंबर है ध्रुव मतलब पोल। ध्रुव क्या होता है जरा सुनिएगा।
दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी ये दर्पण का परावर्तक तल है, ये इसके मध्य बिंदु यानी इसको ही दर्पण का ध्रुव कहेंगे, इसको ही दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसे P से लिखते हैं, यानी इसे किससे लिखते हैं? P से। अब आपको समझ में आया उस अवतल जब उत्तल प्रहार है दर्पण, तो मैं इस इमेज से मैं बनाया तो उसमें P और C और R ये सब क्यों लिखा था। अब यानी दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु यानी इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आइए अगला नंबर आता है चौथा, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक यानी एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर। सुनिएगा, एपर्चर ऑफ मिरर, जरा सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ही M1 M2 M1 M2 यानी इसी को ही हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। देखेंगे चित्र में M1 M2 दर्पण का द्वारक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बताए ही रहते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के पूरे परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं, यानी M1 और M2 यहाँ पे। ठीक, इसके पहले वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को ये समझ नहीं आया होगा M1 क्या है M2 क्या है, इसलिए आज यहाँ पर अच्छे से बता दिए। अब आता है हमारा मुख्य अक्ष, पांचवा मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझिएगा, लिखते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी ये दर्पण के वक्रता के लंब ये वाला, यही हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। यही हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए जरा छठवां नंबर कि मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल
फोकस, इसको जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, हम इसमें सब कुछ सीख लिए हैं, बस प्रिंसिपल फोकस सीखना है। प्रिंसिपल फोकस का मतलब कि प्रिंसिपल फोकस का मतलब देख लीजिए, दूसरे इमेज में समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है M1 M2, ये इसका केंद्र है C, ये मुख्य अक्ष है, समझिएगा, और ये इसका ध्रुव है P। तो मुख्य फोकस क्या होता है, डिफिनेशन थोड़ा लंबा है लेकिन आप बता रहे इमेज के साथ से। मुख्य फोकस कि मुख्य अक्ष के दर्पण के लिख देते हैं चलो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मतलब समझिएगा, समझ लेते हैं, उसके बाद और दीजिए जाएगा कि कहा गया है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष है ये लाइन, इसके पैरेलल मान लीजिए ऐसे कोई रेज आया, यहाँ से भी कोई इसके पैरेलल आया। पैरेलल का मतलब ऐसे लाइन जिनकी बीच की दूरियां हर जगह समान हो, जो आपस में कभी एक दूसरे को काटे ना, यानी मिले ना। तो यहाँ से पैरेलल एक लाइन आया, रेज आया ऐसे, अब ऐसे ही कलर दूसरे कलर बना देते हैं इसको, हाँ, यहाँ से एक रेज आया ऐसे। अब परावर्तन के बाद ये ऐसे जाएंगे, ऐसे सुनिएगा। तो बोला है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए ये आ रही है और यहाँ से परावर्तन के बाद जा रही है, यहाँ पे फिर ये आ रही है, परावर्तन के बाद जा रही है। तो ये जो बिंदु पे मिल रही है, ये जिस बिंदु पर मिल रही है, यही दर्पण का फोकस मुख्य फोकस कहलाएगा, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब एक थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग बचा है जिसका नाम है हमारा फोकस दूरी। यही बता दे रहे हैं, इसी में खत्म कर दे रहे हैं। जहाँ अब क्या कह रहे हैं, फोकस दूरी देख लीजिए, थोड़ा सा बात है, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब सुनिएगा, फोकस दूरी सुन लीजिए, फोकस दूरी सुनिएगा। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव यानी P तथा मुख्य फोकस यानी F के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, यानी इसे
यफ से लिखते हैं। अब समझ लीजिएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये बीच की जो दूरी दिख रही है, बीच की जो दूरी दिख रही है, इसी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, जो इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगली वीडियो में आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे वक्रता त्रिज्या की जो मुख्य फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तब तक ये वीडियो में अगर आपको कुछ मिस्टेक लगे या कुछ ऐसा है जो ना समझना है तो कमेंट करके बताइए, और जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इसका अच्छे से नोट बना लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन सब का यूज किया जाएगा। ठीक, इसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।